स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। वॉल्यूम 5 की डेफिनेशंस हम कर रहे थे। पिछली वीडियो में 35 तक हमने कर लिया था ब्रांच ऑफिस बैग के बारे में। आज हम नेक्स्ट करेंगे कैश बैग के बारे में और लास्ट ही वीडियो रहने वाली है वॉल्यूम 5 की डेफिनेशंस के लिए, और लास्ट में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हम करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कैश बैग के बारे में। यूज टू एनक्लोज रिमिटेंस ऑफ कैश बिटवीन पोस्ट ऑफिसेज, डाक घरों के बीच में धन प्रेषण को एनक्लोज करने के लिए, बंद करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मान लीजिए पोस्ट ऑफिस के बीच में कैश का आदान प्रदान किया जाना है, तो वो किस में किया जाता है? कैश बैग में किया जाता है, नकद थैले में किया जाता है। नोट ड्यू बैग्स, और ये जो कैश बैग होते हैं ये ड्यू बैग्स नहीं होते हैं, अपेक्षित थैले नहीं होते हैं। ऑर्डिनरली डिस्पैच एंड क्लोज इन अकाउंट बैग, रजिस्टर्ड बैग, बीओ बैग्स एंड आल्सो बी सेंट लूज इन चार्ज ऑफ पोस्टमैन, विलेज पोस्टमैन, ओवरसीयर और अनदर सबॉर्डिनेट। अब देखो यहाँ पे जो कैश बैग होता है उसको कैसे भेजा जाता है। नॉर्मली सामान्य तौर पर उसको या तो अकाउंट बैग में डाल के भेजा जाएगा, या फिर उसको पंजीकृत थैले में डालकर भेजा जाएगा, या फिर बीओ बैग में डाल के भेजा जाएगा अगर उसे बीओ के लिए भेजा जा रहा है। या फिर आपके पास एक और ऑप्शन आ जाती है, उसको खुले में भी भेजा जा सकता है, लेकिन कैसे? पोस्टमैन के हाथों, विलेज पोस्टमैन, ओवरसीयर या फिर अन्य कोई अधीनस्थ अधिकारी है उसके हाथों भी इसको भेजा जा सकता है। तो कैश बैग जो है डाकघरों के बीच में धन प्रेषण को भेजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ड्यू बैग्स नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे हमने पिछली वीडियो में भी किया था कि ऐसे आपके थैले जिनको रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर या डेली बनाया जाता है उनको क्या कहते हैं? ड्यू बैग्स कहते हैं। लेकिन कैश बैग तभी बनाया जाता है जब इसकी आवश्यकता होती है, इसलिए ये क्या जाएगा? ड्यू बैग में नहीं आएगा। आगे चलते हैं स्पेशल बैग। अब यहाँ पे स्पेशल बैग और कैंप बैग में बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी इनके बारे में अच्छे से हम करेंगे, आपको समझ लेना है अच्छे से। इसको क्या हो जाएगा कि जो स्पेशल बैग होता है, विशेष थैला होता है, यूज्ड टू एनक्लोज कोरस्पोंडेंस ऑफ हाई ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट, लिस्ट इन क्लोज नंबर 206 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 और डायरेक्टर जनरल पोस्ट वैन ऑन टूर। तो देखिए आपके जो स्पेशल बैग होते हैं इनका उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो सरकारी उच्च अधिकारी होते हैं उनको पत्राचार, उनका जो भी पत्राचार होता है उसको रखकर भेजने के लिए स्पेशल बैग, विशेष थैले का प्रयोग किया जाता है। या फिर महानिदेशक डाक जो है उनके पत्राचार को रखकर भेजने के लिए भी स्पेशल बैग्स का यूज किया जा सकता है। और सरकारी उच्च अधिकारी जो इस विशेष अधिकार के हकदार होते हैं उनकी लिस्ट कहाँ पे? लिस्ट इन क्लोज नंबर 206 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। तो जब हमने ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स के बारे में किया था तब भी हमारे पास ये वाली चीज आई थी कि आपके क्लोजर नंबर 206 में अधिकारी दिए हुए थे, जैसे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, डायरेक्टर जनरल है। तो इन सभी के लिए, या गवर्नर ऑफ स्टेट्स हैं, इन सभी के लिए आप स्पेशल बैग भेजेंगे तो टूर प्रोग्राम किसको देना पड़ेगा, ये वो सारी चीजें हम कर चुके हैं। तो वही यहाँ पे भी सेम चीज बोली गई है कि स्पेशल बैग का प्रयोग क्यों किया जाता है? सरकारी उच्च अधिकारियों के पत्राचार को रखकर भेजने के लिए, या महानिदेशक डाक के पत्राचार को रखकर भेजने के लिए, जब भी वे कहीं दौरे पर जाते हैं, टूर पर जाते हैं। स्पेशल बैग कंटेन्स, अब विशेष थैले में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं? इसमें आपके रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल, पत्र डाक के पंजीकृत या अपंजीकृत लेख इसमें शामिल होते हैं। रजिस्टर्ड आर्टिकल्स टाइड इन सेपरेट बंडल्स विद द रजिस्टर्ड लिस्ट ऑन टॉप। अब यहाँ पे इसमें जो रजिस्टर्ड आर्टिकल्स या पंजीकृत लेख डाले जाएंगे, क्योंकि इसमें पत्र डाक के रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों तरह के लेख होंगे। जो भी रजिस्टर्ड आर्टिकल्स होंगे उनको एक बंडल बना के अलग से रखा जाएगा और उस बंडल के ऊपर पंजीकृत सूची होनी चाहिए, रजिस्टर्ड लिस्ट उसके ऊपर होनी चाहिए। स्पेशल बैग आर नॉट ड्यू बैग्स, और ये भी अपेक्षित थैले नहीं होते हैं। जब इनकी आवश्यकता होती है इनको तभी बनाया जाता है। व्हेन डिस्पैच्ड दे आर ट्रीटेड एज अनयूजुअल में, जब इनको प्रेषित किया जाता है अनियत डाक के रूप में माना जाता है। आगे चलते हैं, कैंप बैग के बारे में करते हैं। अभी फिर से इनका फर्क आपको बताऊंगा मैं क्या हो जाएगा। अब आपके जो कैंप बैग होते हैं यूज टू एनक्लोज ऑफिस फाइल्स एंड अदर ऑफिशियल पेपर्स, इनका प्रयोग कब किया जाता है? कार्यालय की फाइलों या कार्यालयों के दस्तावेज या पेपर्स को रखकर भेजने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है और कौन इनको बंद करता है? क्लोज्ड बाय सेक्रेटरीट और हेडक्वार्टर ऑफिस ऑफ द हाई ऑफिसर फॉर हिज ऑफिसर इन कैंप एंड वाइस वर्सा। तो जो भी हाई ऑफिसर कैंप में जाता है, ठीक है, जो भी हाई ऑफिसर कभी शिविर में जाता है या कैंप में जाता है, तो उसके हेडक्वार्टर या उसके सेक्रेटरीट के
द्वारा, मतलब उसके सचिवालय या उसके मुख्यालय के द्वारा अगर उसको ये सारी चीज़ें भेजनी है, ऑफिस फाइल, ऑफिशियल पेपर्स भेजने, तो वो कैसे भेजेगा? कैंप बैग के माध्यम से भेजता है। कैंप बैग्स आर नॉट ड्यू बैग्स, और ये भी अपेक्षित थैले नहीं होते हैं। व्हेन डिस्पैच्ड दे आर ट्रीटेड एज अनयूजुअल मेल, जब इनको प्रेषित किया जाता है अनियत डाक के रूप में माना जाता है। अब दोनों में देखिए क्या फ़र्क हो जाएगा। सबसे पहले कैंप बैग के बारे में थोड़ा देखते हैं कि मान लीजिए ये एक आपके पास क्या है, हेडक्वार्टर स्टेशन है या सेक्रेटरीएट है, क्या हेडक्वार्टर स्टेशन या सेक्रेटरीएट है, और इसका कोई भी जब अधिकारी कहीं बाहर कहाँ पे जाता है? कैंप में जाता है, और ये क्या है? कैंप में। ये अधिकारी जो है, ऑफिसर जो है, ये कहीं अपने कैंप में गया है। अब ये हेडक्वार्टर स्टेशन से अगर इसको कोई भी ऑफिस फाइल या ऑफिशियल पेपर भेजना है, या फिर इस ऑफिसर के द्वारा अपने सेक्रेटरीएट या हेडक्वार्टर को कोई ऑफिस फाइल या ऑफिशियल पेपर भेजना है, तो ये किस बैग का यूज़ करेंगे? ये यूज़ करेंगे कैंप बैग का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ आपके किस में, जो कैंप है और सेक्रेटरीएट, उन दोनों के बीच में ही अपनी जो भी ऑफिस फाइल और ऑफिशियल पेपर्स हैं उनका आदान प्रदान हो रहा है। लेकिन वहीं पे हम देखें स्पेशल बैग में ऐसा नहीं है। स्पेशल बैग में क्या है, जब भी कोई दौरे पर जाता है, अब दौरे पर वो कहीं पर भी जा सकता है, तो हमने हाई ऑफिसर्स जो होते हैं, सरकारी उच्च अधिकारी होते हैं, उनकी लिस्ट की थी जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो वो सारे आगे थे, गवर्नर ऑफ स्टेट्स वगैरह, और साथ में डायरेक्टर जनरल। इन सभी को क्या होता है, जब भी ये टूर पर जाते हैं तो इनके जो भी लेख इनके लिए आएंगे उनको वहीं पर वितरित कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनके लिए जो भी कोरस्पोंडेंस आएगा, पत्राचार आएगा, जब उनके टूर पर भेजा जाएगा, मतलब मान लीजिए अब कोई भी आपका अधिकारी है, वो टूर पर गया हुआ है कहीं यहाँ पे, और उसमें किसी ने भी उसको कोई लेख भेजना हो सकता है वो मैं भेज रहा हूं, आप भेज रहे हैं, उसके कोई कार्यालय के द्वारा भेजा जा रहा है, या कोई और भेज रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उन सभी लेखों को एक विशेष बैग में, एक स्पेशल बैग में डालकर इनके लिए भेजा जाता है। और इस स्पेशल बैग में क्या होते हैं, आपके पत्र डाक के पंजीकृत और अपंजीकृत लेख होते हैं। जैसे मैंने कोई भेजना है किसी अधिकारी के लिए, या आपने कोई भेजना है, तो वो पत्र डाक का रजिस्टर्ड भी हो सकता है, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल भी हो सकता है, तो उनको स्पेशल बैग में डाल के उस अधिकारी के टूर पर जहां भी वो गया होगा वहां के लिए भेज दिया जाएगा। लेकिन कैंप बैग में क्या होगा, उसमें केवल ऑफिस फाइल्स और ऑफिशियल पेपर्स होंगे, और वो कौन भेजेगा, उनका हेडक्वार्टर या फिर सेक्रेटरीएट उनको भेजेगा। ठीक है, इस तरह से ये रहेगा। तो दोनों में ये फर्क है। उसके बाद चेंजिंग स्टेशन के बारे में, बदली स्टेशन, रेलवे स्टेशन वेयर बीट्स ऑफ टू ट्रांजिट सेक्शंस ज्वाइन एंड वेयर मेल्स ब्रॉट बाय वन ऑफ देम हैंडेड ओवर टू अदर। चेंजिंग स्टेशन या बदली स्टेशन एक ऐसा रेलवे स्टेशन होता है जहां पर दो पारवहन अनुभागों की, दो ट्रांजिट सेक्शंस की गश्त आपस में मिलती है, और एक के द्वारा लाई गई डाक दूसरे को सौंपी जाती है। उसको क्या कहा जाता है, चेंजिंग स्टेशन कहा जाता है। मतलब अपनी डाक की ये क्या करते हैं, बदली करते हैं। तो उस रेलवे स्टेशन को जहां पर पारवहन अनुभागों की, ठीक है, दो पारवहन अनुभागों की गश्त आपस में मिलती है, और उनमें से एक के द्वारा लाई गई डाक दूसरे को सौंपी जाती है, दूसरा पहले को सौंपता है, इस तरह से वो आदान प्रदान करते हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा, चेंजिंग स्टेशन कहा जाएगा। उसके बाद आपके पास कनेक्टिंग स्टेशन, संयोजक अनुभाग, RMS सेक्शन वर्किंग इन अ ट्रेन इन इमीडिएट कनेक्शन विद अनदर ट्रेन इन विच अनदर RMS सेक्शन वर्क्स। तो संयोजक अनुभाग रेल डाक व्यवस्था का वह अनुभाग होता है जो किसी रेलगाड़ी में काम करता है और जिसका किसी ऐसी अन्य रेलगाड़ी से या गाड़ी से तत्काल मेल होता है जिसमें रेल डाक व्यवस्था का दूसरा अनुभाग काम कर रहा है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कनेक्टिंग स्टेशन। मतलब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि एक रेलगाड़ी है, उसमें कोई भी आपका अनुभाग काम कर रहा है, और उस रेलगाड़ी का दूसरी किसी अन्य गाड़ी से तत्काल मेल होता है, मतलब जल्दी में वो आपस में मिलते हैं, जिसमें RMS का दूसरा अनुभाग काम कर रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा, कनेक्टिंग स्टेशन। तो वो जहां पर भी मिलते हैं उनको कनेक्टिंग स्टेशन कहा जाता है, संयोजक अनुभाग कहा जाता है। इफ इंटरवल बिटवीन अराइवल ऑफ वन section and departure of another is sufficient to connect bags at junction station, then section not termed as connecting station। अब एक अनुभाग के आगमन का और दूसरे के डिपार्चर या प्रस्थान का इतना समय, मतलब उन दोनों के बीच में पर्याप्त मात्रा में समय है कि वो जंक्शन स्टेशन पर बैग्स को बना सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उसको कनेक्टिंग स्टेशन नहीं कहा जाएगा, उसको संयोजक अनुभाग नहीं कहा जाएगा। उसको संयोजक अनुभाग तभी कहा जाएगा जब उन दोनों के बीच में इमीडिएट कनेक्शन होता है, मतलब क्या हो जाएगा, उनमें तत्काल मेल होता है, मतलब जल्दबाजी में होता है, इतना समय नहीं होता है, तभी उनको कनेक्टिंग स्टेशन कहा जाएगा, नहीं तो उनको कनेक्टिंग स्टेशन नहीं कहा जाएगा। अगर एक अनुभाग के आगमन और दूसरे के प्रस्थान के बीच में इतना समय हो कि वो आराम से जंक्शन स्टेशन पर बैगों को तैयार कर सकें, तो ऐसी कंडीशन में उनको कनेक्टिंग स्टेशन नहीं कहा जाता है।
आगे चलते हैं ओवर टाइम ड्यूटी, समयोपरि काम, ड्यूटी परफॉर्म्ड अंडर द ऑर्डर्स ऑफ सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, इंस्पेक्टर, रिकॉर्ड ऑफिसर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रेस्क्राइब्ड टर्म ऑफ ड्यूटी बाय द sorting असिस्टेंट, मेल गार्ड, वैन पियन, पोर्टर, अदर स्टाफ ऑफ आरएमएस। यहाँ पे बोला गया कि ओवर टाइम ड्यूटी वो समय होता है जो निर्धारित काम या निर्धारित जो भी ड्यूटी का समय होता है उस समय के बाद किसके ऑर्डर्स के बाद, अधीक्षक, उसके बाद आपका असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, इंस्पेक्टर, निरीक्षक या रिकॉर्ड अधिकारी के ऑर्डर्स के बाद किसके द्वारा किया जाता है, sorting असिस्टेंट, छंटाई सहायक, मेल गार्ड, बैन पियन, पोर्टर, पोर्टर क्या होता है आपका भारिक जो होता है, या फिर आरएमएस का बाकी कोई दूसरा स्टाफ है उसके द्वारा किया जाता है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, इंस्पेक्टर या रिकॉर्ड ऑफिसर अगर ऑर्डर करता है तो उन ऑर्डर्स के बाद कोई भी आपका sorting असिस्टेंट, मेल गार्ड, बैन पियन, पोर्टर या फिर आरएमएस स्टाफ का कोई भी और कर्मचारी जो अपने निर्धारित उसकी जो ड्यूटी है, निर्धारित समय की जो ड्यूटी है उस निर्धारित घंटों के बाद भी जो वो काम करेगा उसको क्या कहा जाएगा, ओवर टाइम ड्यूटी कहा जाएगा। तो यहाँ पे ये देख लेना इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर कौन दे सकता है और किनको दिया जा सकता है वो भी साथ में इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे चलते हैं रेस्ट हाउस। रेस्ट हाउस क्या होता है, विश्राम गृह, houses or rooms at terminal station for the accommodation of mail agent, mail guard, ban pair, where absolutely necessary। विश्राम गृह वे मकान या कमरे होते हैं जिनकी व्यवस्था कहाँ पे, टर्मिनल स्टेशन के, टर्मिनल स्टेशन होते हैं आपके अंतिम स्टेशन के ऊपर की जाती है जहाँ पे आवश्यक हो, और किसके लिए की जाती है, जो भी आपके मेल एजेंट, मेल गार्ड, वैन पियन होते हैं उनके लिए की जाती है। तो मतलब ऐसे आपके घर या ऐसे आपके रूम्स जो अंतिम स्टेशन या टर्मिनल स्टेशन के ऊपर होते हैं किसके ठहरने के लिए, मेल गार्ड, मेल एजेंट, बैन पियन, और जहां पर ऐसा बिल्कुल आवश्यक हो वहीं पे ऐसी व्यवस्था की जाएगी, अन्यथा नहीं की जाएगी। तो उनको रेस्ट हाउस कहा जाता है, विश्राम गृह कहा जाता है। आगे चलते हैं केस टीवी ट्रांजिट बैग, कटघरा पारवहन थैला इसे कहा जाता है केस ट्रांजिट बैग। When a lot of bags are available for distant places, then case transit bag is used। तो जब भी किसी दूरस्थ स्थान के लिए बहुत सारे बैग होते हैं भेजने के लिए तो ऐसी कंडीशन में कौन सी सुविधा का उपयोग किया जाता है, कटघरा पारवहन थैला का उपयोग किया जाता है। इट इज़ लॉक्ड, सील्ड एंड लेबल, इसको लॉक किया जाता है, सील और लेबल किया जाता है। क्यों इनका उपयोग किया जाता है, अवॉइड अननेसेसरी हैंडलिंग ऑफ बैग्स बाय इंटरमीडिएट सेक्शन, ताकि मध्यवर्ती अनुभागों के द्वारा अननेसेसरी बिना मतलब की हैंडलिंग से बचा जाए। की ऑफ केस ट्रांजिट बैग ऑलवेज सेंट इन सील्ड कवर, और उसके बाद ये जो केस ट्रांजिट बैग कटघरा पारवहन थैला होगा इसकी चाबी को हमेशा सीलबंद लिफाफे के अंदर ही भेजना चाहिए। तो देखिए क्या होता है, जब भी किसी दूरस्थ स्थान के लिए बहुत सारे थैले होते हैं भेजने के लिए तो वहाँ पे एक केस ट्रांजिट बैग होता है, उसके अंदर उन सभी थैलों को डाला जाता है, उसको लॉक कर दिया जाता है, उसके बाहर सील लगाई जाती है, लेबल लगाया जाता है, ताकि मध्यवर्ती जितने भी अनुभाग आएंगे उन सभी को बार बार उन सभी थैलों के साथ डील ना करना पड़े। अब वो किसके साथ डील करेंगे, केवल एक केस ट्रांजिट बैग के साथ डील करेंगे क्योंकि सभी थैले उसके अंदर है और उस केस ट्रांजिट बैग को ताला लगा हुआ है, सील किया हुआ और लेबल किया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारे बैगों को हैंडल करने से वो बच जाते हैं। और इसकी जो चाबी होती है उसको हमेशा कैसे भेजना चाहिए, सीलबंद कवर में, सीलबंद लिफाफे में भेजना चाहिए। आगे चलते हैं, प्रेस पैकेट की बात करते हैं। अ पैकेट कंटेनिंग न्यूज़पेपर्स इंटेंडेड फॉर सेल बाय अ न्यूज़पेपर एजेंट रिकॉग्नाइज्ड एज सच एंड मार्क्ड फॉर डिलीवरी फ्रॉम आरएमएस वैन एट रेलवे स्टेशन टू विच इट इज एड्रेस्ड। तो इसमें क्या होता है, प्रेस पैकेट में किसी मान्यता प्राप्त समाचार पत्र एजेंट द्वारा बिक्री के लिए समाचार पत्र भेजे जा रहे हो और उनका वितरण कहाँ पे होना है, रेलवे डाक व्यवस्था के बैन से होना है, किया जाना है, जिसका पता उस पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है। मतलब उसी स्टेशन से किया जाना है बैन के द्वारा, जिसका पता उस पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है उसको क्या कहा जाता है, प्रेस पैकेट कहा जाता है। आगे चलते हैं, ए ऑर्डर्स और बी ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ए ऑर्डर क्या होते हैं, बी ऑर्डर क्या होते हैं, ए आदेश, बी आदेश या क आदेश इन्हें कहा जाता है या ख आदेश इन्हें कहा जाता है, कुछ भी कहा जाए पता होना चाहिए क्या कहा, क्यों कहा जाता है, किनको कहा जाता है। ए ऑर्डर्स आर ऑर्डर इशूड बाय सुपरिटेंडेंट आरएमएस फॉर प्रेस्क्राइबिंग चेंजेस इन sorting लिस्ट। तो इन दो ऑर्डर्स के अलावा एक आपके टीवी ऑर्डर्स भी होते हैं। तीनों के लिए ध्यान में रखना, ये पूछा जाए कि इनको इशू कौन करता है, जारी कौन करता है, तो वो आ जाएगा सुपरिटेंडेंट। लेकिन सुपरिटेंडेंट कौन सा आएगा, पोस्टल वाला, आरएमएस वाला, क्योंकि दो तरह के डिवीजन होते हैं ना, आरएमएस डिवीजन होते हैं, दूसरे आपके पोस्टल डिवीजन होते हैं। तो इनको आरएमएस डिवीजन के सुपरिटेंडेंट के द्वारा जारी किया जाता है। तो देखते हैं ए ऑर्डर्स होते हैं। ए ऑर्डर्स आर ऑर्डर्स इशूड बाय सुपरिटेंडेंट आरएमएस फॉर प्रेस्क्राइबिंग चेंजेस इन sorting लिस्ट। छंटाई सूचियों में परिवर्तन निर्धारित करने के संबंध में
सुपरिटेंडेंट, ठीक है, रेलवे डाक सेवा का जो अधीक्षक होता है उसके द्वारा जारी किए गए आदेशों को क्या कहा जाता है? ए आदेश कहा जाता है, ए ऑर्डर्स कहा जाता है। उसी तरह से बी ऑर्डर आपके जो होते हैं ये किसके लिए होते हैं? इशूड बाय सुपरिटेंडेंट आरएमएस। तो ये तो मैंने अभी बताया कि भाई आरएम ए ऑर्डर होंगे, बी ऑर्डर होंगे, आरएमएस सुपरिटेंडेंट के द्वारा इनको जारी किया जाता है। फॉर द गाइडेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट्स इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज इन मेल ऑफिस ऑन ऑल सब्जेक्ट। तो जितने भी अधीनस्थ होते हैं आरएमएस सुपरिटेंडेंट के, मतलब जितने भी उसके अधीन काम करने वाले होते हैं, उनकी ड्यूटीज़ या उनकी जो भी परफॉर्मेंस होती है उनके मार्गदर्शन के लिए इन ऑर्डर्स को जारी किया जाता है। एक्सेप्ट अल्टरेशन इन शॉर्टिंग लिस्ट, छंटाई सूचियों में परिवर्तन को छोड़कर अन्य सभी विषयों के लिए, ठीक है, जैसे अधीनस्थों के जो भी ड्यूटीज़ होती हैं या उनकी परफॉर्मेंस के मार्गदर्शन के लिए जारी किए गए ऑर्डर्स को बी ऑर्डर्स कहा जाता है। नोट, बी ऑर्डर्स इशूड इन कनेक्शन विद डिस्पोजल ऑफ कैंप आर्टिकल्स एंड कैंप बैग्स। क्योंकि सभी आपके जितने भी बाकी विषय होंगे छंटाई सूचियों में परिवर्तन को छोड़कर उसके संबंध में कौन से बी ऑर्डर्स जारी किए जाते हैं। तो जब भी बी ऑर्डर्स आपके कैंप आर्टिकल्स या फिर कैंप बैग्स के संबंध में जारी किए जाएंगे तो वहां पे बी ऑर्डर में जो बी वर्ड लगेगा उसके पहले क्या लिखा जाएगा? टी। तो तब ये क्या बन जाएंगे? टीवी ऑर्डर बन जाएंगे। मतलब तो टीवी ऑर्डर जो है ये भी आपके किसके द्वारा? सुपरिटेंडेंट आरएमएस के द्वारा इशू किए जाएंगे। और किसके संबंध में इनको जारी किया जाता है? तो ये जो भी आपके कैंप आर्टिकल्स होते हैं, कैंप वाले लेख या कैंप वाले बैग होते हैं, हाई ऑफिसर्स के लिए जो टूर पर जाते हैं उनके निपटान के संबंध में, उनके डिस्पोजल के संबंध में टीवी ऑर्डर्स को जारी किया जाता है। आगे चलते हैं। आगे आपके पास वर्क पेपर्स के बारे में। वर्क पेपर्स में क्या है? डॉक्यूमेंट्स रिसीव्ड एंड डिस्पैच्ड बाय ए सेट ऑफ ट्रांजिट सेक्शन और मेल ऑफिस एज वेल एज एब्स्ट्रैक्ट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय इट व्हाइल एट वर्क। तो यहाँ पे बोला गया है कि आपके जो वर्क पेपर्स होते हैं, कार्यपत्र होते हैं, ये क्या चीज़ होती है? ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो परिवहन अनुभाग या डाक कार्यालयों के द्वारा प्रेषित या प्राप्त किए जाते हैं, और साथ साथ में वो वाले एब्स्ट्रैक्ट, वो वाले सार और डॉक्यूमेंट्स जो उनके द्वारा काम करते समय तैयार किए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा कि किसी भी परिवहन अनुभाग या डाक कार्यालय के द्वारा उसके काम के समय, ठीक है, जब वो काम करते हैं उस काम करने के समय जो भी उनके द्वारा डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज प्राप्त किए जाते हैं, प्रेषित किए जाते हैं, या फिर जो भी एब्स्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं, सार बनाए जाते हैं, या अन्य जो भी दस्तावेज होंगे उन सभी को क्या कहा जाता है? वर्क पेपर्स कहा जाता है, कार्यपत्र कहा जाता है। आगे चलते हैं। आगे आपके पास ड्यू मेल एंड सॉर्टिंग लिस्ट। अब ये ड्यू मेल लिस्ट क्या चीज़ होती है? अपेक्षित डाक सूची क्या होती है? शोज डिटेल्स ऑफ बैग्स टू बी रिसीव्ड एंड डिस्पैच्ड बाय मेल ऑफिस और ट्रांजिट सेक्शन। तो इसमें क्या होता है? मेल ऑफिस, जो भी डाक कार्यालय या परिवहन अनुभाग होते हैं, उनके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले या प्रेषित किए जाने वाले थैलों की ये क्या दर्शाती है? डिटेल दर्शाती है, विवरण, या जो भी उसके बारे में होता है वो चीज़ बताती है कि मेल ऑफिस कोई भी है या कोई भी डाक कार्यालय या कोई भी परिवहन अनुभाग है, उसके द्वारा कौन कौन से बैग प्राप्त किए जाएंगे या कौन कौन से बैग प्रेषित किए जाएंगे, उनकी डिटेल इस चीज़ में दर्शाई जाती है। और साथ में ये क्या चीज़ें और दर्शाएगी? इन बट केसेस मेल लिस्ट्स आर टू बी डिस्पैच्ड एंड रिसीव्ड विद लूज बैग, कि किन स्थितियों या किन कंडीशंस में आपको लूज बैग्स जो होते हैं, खुले थैले जो होते हैं, उनके साथ आपको मेल लिस्ट प्राप्त करनी है या प्रेषित करनी है। ट्रांजिट बैग्स आर टू बी यूज्ड, या किन कंडीशंस में आपको परिवहन थैलों का उपयोग करना है। अकाउंट बैग्स एंड बीओ बैग्स आर टू बी सेंट और रिसीव इन मेल बैग्स, किन कंडीशन में आपको खाता वाले जो खाते थैले होते हैं, अकाउंट बैग्स होते हैं या बीओ बैग्स होते हैं, उनको डाक थैलों के अंदर आपने भेजना है या प्राप्त करना है। इन केस ऑफ एसओस, और एसओस के मामले में द मेल बैग्स कंटेनिंग कैश बैग एनक्लोज इन रजिस्टर्ड बैग, कि आपके जो मेल बैग होते हैं उसमें रजिस्टर्ड बैग के अंदर कैश बैग होगा, तो कौन कौन सी कंडीशन में होगा, ये सारी चीज़ें कौन दर्शाता है? ड्यू मेल लिस्ट के द्वारा, अपेक्षित डाक सूची के द्वारा ये सारी चीज़ें दर्शाई जाती हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्यू मेल लिस्ट में कौन कौन सी चीज़ें दर्शाई जाती हैं। उसी तरह से आपकी जो छंटाई सूची होती है, सॉर्टिंग लिस्ट जो होती है, ये क्या चीज़ें दर्शाती है? फॉर बट ऑफिस मेल बैग्स एंड रजिस्टर्ड बैग्स आर टू बी मेड अप, ठीक है। तो ये क्या चीज़ दर्शाएगी कि कौन से कार्यालयों के लिए आपने मेल बैग्स या रजिस्टर्ड बैग्स को तैयार करना है या बनाना है। दूसरा, टू बट ऑफिस पार्सल मेल आर्टिकल्स में बी सेंट डायरेक्ट। उसके बाद किन कार्यालयों के लिए पार्सल मेल आर्टिकल्स, ठीक है, आपके जो भी पार्सल डाक के लेख होते हैं उनको डायरेक्ट भेजा जा सकता है, सीधे भेजा जा सकता है। मैनर इन विच दे मस्ट बी डिस्पैच, और किस तरीके से या किस मैनर से उनको प्रेषित किया जाना है बैग्स को, ये सारी चीज़ें किस में दर्शाई जाएंगी? सॉर्टिंग लिस्ट में, छंटाई सूची में दर्शाई जाएंगी। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है।
आगे चलते हैं ड्यू मेल्स एंड अनयूजुअल मेल्स। तो बहुत हम बार बार इसके बारे में बात कर रहे थे, कुछ आ रहा था ड्यू मेल्स होती हैं, कुछ नोट ड्यू है, कुछ अनयूजुअल है, ये सारी चीज़ें हम कर रहे थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ड्यू मेल क्या चीज़ होती है, अपेक्षित डाक किसे कहा जाता है। कंप्राइजेज ऑल दी बैग्स आर्टिकल्स डॉक्यूमेंट्स विच मस्ट बी डिस्पैच्ड एवरी डे और एट रेगुलर इंटरवल्स। तो इसमें वो वाले थैले, लेख और दस्तावेज शामिल होते हैं जो आपको डेली के डेली या फिर नियमित अंतराल पर रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर बनाकर भेजने होते हैं या प्राप्त करने होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, ड्यू मेल कहा जाता है। मतलब ये डेली या फिर रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर बनाकर भेजे जाते हैं या प्राप्त किए जाते हैं। तो इसमें आपके थैले भी शामिल हो सकते हैं, इसमें आपके लेख भी शामिल हो सकते हैं, दस्तावेज भी शामिल हो सकते हैं, ये सभी किस में आ जाएंगे, ड्यू मेल में आ जाएंगे। वहीं पे अनयूजुअल मेल की बात करें, अनियत डाक की बात करें, कंप्राइजेज पार्सल बैग्स, तो इसमें पार्सल बैग शामिल है, पैकेट बैग, स्पेशल बैग, कैंप बैग एंड अदर बैग्स नोट इन ड्यू मेल। ठीक है, तो जो ड्यू मेल में नहीं आते हैं, अपेक्षित डाक में नहीं आते हैं, तो ये हम कर भी चुके हैं। पार्सल बैग के बारे में किया, वहां पे भी आया था, ये ड्यू मेल में नहीं आते हैं। पैकेट बैग, स्पेशल बैग है, क्योंकि इनको तभी बनाया जाता है जब इनकी आवश्यकता होती है। तो इसमें डेली या फिर उनको रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर बनाने वाली बात नहीं आती है, तो इसलिए ये क्या आ जाएंगे, अनयूजुअल मेल में आ जाएंगे। आगे चलते हैं, आगे आपके पास फेस एंड फेसिंग। तो फेस मतलब किसी भी लेख का मुख, जिस भी साइड आपने एड्रेस लिखा है वो किसी भी लेख का क्या हो जाता है, फेस हो जाता है। तो हम कर रहे थे फेस्ड आपके रजिस्टर्ड आर्टिकल्स होने चाहिए, तो उसमें हम कर रहे थे कि पते ऊपर वाली साइड होने चाहिए, ठीक है, सभी एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। तो ये आ गया यहाँ पे फेस और फेसिंग। तो फेस क्या चीज़ होती है, साइड ऑन विच एड्रेस इज रिटन, वह वाली साइड जहाँ आपके लेख के ऊपर पता लिखा होता है। तो एक आपके पास ये आर्टिकल है और जिस तरफ भी, और एड्रेस किसका होना चाहिए भाई, प्राप्तकर्ता का। जहाँ पर भी प्राप्तकर्ता का पता लिखा जाएगा वही साइड क्या हो जाएगी, उसकी फेस हो जाएगा, उसका मुख हो जाएगा। दूसरी आपके पास फेसिंग, और ये बहुत बार पूछी गई है, अरेंजमेंट ऑफ आर्टिकल्स विद द एड्रेस साइड अपवर्ड्स एंड द एड्रेसेस टर्न्ड इन द सेम डायरेक्शन। तो फेसिंग का क्या अर्थ आ जाएगा कि लेखों की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सभी पते जो है ऊपर की तरफ और एक ही दिशा में आ जाए, उसको कहा जाता है फेसिंग। मतलब आपने इस तरह से लेखों की व्यवस्था करनी है, इस तरह से उनको रखना है कि उनके सभी के पते ऊपर वाली साइड और एक ही दिशा में आ जाए, उसको कहा जाता है फेसिंग, सम्मुखन करना। आगे आपके पास 51 पे बीट, गश्त किसे कहा जाता है। तो बहुत जगह पे बीट शब्द का प्रयोग हुआ है, व्हेन बीट इज यूज्ड इन रिलेशन टू आरएमएस। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि बीट शब्द का प्रयोग किसके संबंध में किया जाता है। तो ये आरएमएस, रेलवे मेल सर्विस के कार्यालयों के संबंध में भी इसका यूज़ किया जाता है। और दूसरा आपका जो पोस्टल ओवरसीज होते हैं, डिलीवरी एजेंट्स वगैरह होते हैं, विलेज पोस्टमैन या पोस्टमैन, उनके संबंध में भी बीट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जब भी आरएमएस के संबंध में बीट शब्द का प्रयोग किया जाएगा, रेलवे और स्टीमर लाइन ओवर विच सेक्शन वर्क्स, ठीक है, तो रेलवे और स्टीमर लाइंस का वह भाग हो जाएगा जिसमें कोई भी अनुभाग काम करता है, तो वह उस अनुभाग की क्या हो जाएगी, गश्त हो जाएगी, बीट हो जाएगी। वहीं पे जब हम बात करेंगे पोस्टल ओवरसीज के बारे में, इनके संबंध में जब बीट शब्द का प्रयोग किया जाता है, या फिर डिलीवरी एजेंट्स जो वितरण एजेंट होते हैं उनके संबंध में बीट शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आपके पोस्टमैन, डाकिये या ग्रामीण डाकिये शामिल होते हैं। तो जब इनके संबंध में बीट शब्द का प्रयोग किया जाएगा, द एरिया विद इन विच दे आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ड्यूटीज, तो ये वो सारा एरिया इनकी बीट में आ जाएगा जहां पे इनको अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना होता है। साथ में पोस्ट ऑफिस सर्व्ड बाय ऑफिशियल कंसर्न, और संबंधित जो भी अधिकारी है उसके द्वारा जिस डाकघर में सेवा प्रदान की जाती है वो डाकघर भी उसकी गश्त में आ जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वह एरिया जिसके भीतर उनको अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना होता है, और साथ में जो भी आपका संबंधित ऑफिशियल होगा, अधिकारी होगा, वो जिस पोस्ट ऑफिस में सर्विस प्रोवाइड करता है वो पोस्ट ऑफिस भी उसकी गश्त में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा दोनों के लिए, ठीक है, आरएमएस के लिए भी यूज किया जाता है, पोस्टल ओवरसीज डिलीवरी एजेंट्स के लिए भी बीट शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, कैंप कोरेस्पोंडेंस की बात करते हैं। लेटर्स एंड अदर आर्टिकल्स एड्रेस्ड कैंप और एनी अदर प्रेस्क्राइब्ड एड्रेस विदाउट एडिशन ऑफ एनी पोस्ट टाउन एंड इंटेंडेड फॉर हाई ऑफिसर्स ऑन टूर। तो ये कैंप कोरेस्पोंडेंस या कैंप पत्राचार क्या होते हैं, ऐसे आपके पत्र या फिर अन्य लेख जिन्हें किसको संबोधित किया जाता है, कैंप को संबोधित किया जाता है, या फिर किसी अन्य निर्धारित पते को संबोधित किया जाता है, लेकिन कैसे, बिना किसी पोस्ट टाउन का नाम जोड़े, और किसके लिए, हाई ऑफिसर जो भी दौरे पर या टूर पर जाते हैं उनके लिए इनको भेजा जाता है। तो क्या हो जाएगा, कैंप कोरेस्पोंडेंस, ऐसे पत्र या अन्य लेख जिनको कैंप को संबोधित किया जाता है या फिर किसी अन्य निर्धारित पते को बिना किसी पोस्ट टाउन का नाम जोड़े भेजा जाता है, जो कि हाई ऑफिसर्स के टूर पर उनके लिए भेजे जाएंगे, तो उनको क्या कहा जाएगा, कैंप कोरेस्पोंडेंस, कैंप पत्राचार उनको कहा जाता है।
आगे चलते हैं, आगे आपके पास लेट लेटर्स एंड टू लेट लेटर्स, विलंबित पत्र और अति विलंबित पत्र क्या होते हैं। लेट लेटर्स की बात करें, लेटर्स प्रेजेंटेड एट विंडो ऑफ पोस्ट ऑफिस और मेल ऑफिस और पोस्टेड इन लेटर बॉक्स ऑफ मेल ऑफिस आफ्टर prescribed hours of closing the mail but within interval allowed with the late fees and postage charges। तो ये लेट फीस क्या है, टू लेट लेटर्स क्या है, मिस सेंट आर्टिकल, मिस डायरेक्टेड, ड्यू मेल, शॉर्टिंग लिस्ट। तो ये सारे आज की वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं और यहाँ से 7 में से आपके लगभग 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं इस वीडियो से, तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से करेंगे। अब यहाँ पे देखिए लेट लेटर्स और टू लेट लेटर्स के बारे में, विलंबित पत्र और अति विलंबित पत्रों के बारे में बोला गया है। तो लेट लेटर्स की सबसे पहले हम बात करते हैं। लेट लेटर्स होते हैं ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जिनको पोस्ट ऑफिस में या डाक घर में डाकघर की खिड़की पर प्रस्तुत किया जाता है या फिर उनको डाक कार्यालय के लेटर बॉक्स में पोस्ट किया जाता है। लेकिन इनको पोस्ट कब किया जाता है, आफ्टर प्रेस्क्राइब्ड आवर्स ऑफ क्लोजिंग द मेल बट विद इन इंटरवल अलाउड विद लेट फीस एंड पोस्टेज चार्जेस। तो जैसा हमने पहले भी किया था कि हर एक डाकघर में आपकी जो भी डाक वस्तु होती है या फिर हर एक डाक को बंद करने का एक निर्धारित समय होता है। उस निर्धारित समय के भीतर अगर आप नहीं आते हैं उस निर्धारित समय के बाद, लेकिन उस समय के भीतर, जिस समय के भीतर आप लेखों को लेट फीस और पोस्टेज चार्जेस का भुगतान करके पोस्ट कर सकते हैं, उस समय के भीतर आते हैं और लेट फीस और पोस्टेज चार्जेस का भुगतान आप कर देते हैं, फिर उसके बाद उसको आप जब पोस्ट करेंगे उस लेख को कहा जाएगा लेट लेटर, विलंबित पत्र। अब मान लीजिए आपके पास 1 बजे से लेकर सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक का समय है किसी भी डाक को बंद करने का, और इस 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच का आपको एक और समय दिया जाएगा। इस घंटे के बीच में, इस समय अवधि के बीच में आप क्या कर सकते हैं, किसी भी लेख को पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, आपको पोस्टेज चार्जेस प्लस लेट फीस का पूरी तरह से भुगतान करना पड़ेगा, तब जाके आप उसको 1 और 2 बजे के बीच में पोस्ट कर पाएंगे। अब जो डाक आपकी 10 बजे से 1 बजे के बीच में बंद की जाएगी, उसके बाद आपकी 1 और 2 बजे के बीच में जो डाक बंद की जाएगी पोस्टेज चार्जेस और लेट फीस के साथ, तो इस डाक को भी इस डाक के साथ भेज दिया जाएगा जो 10 बजे और 1 बजे के बीच में पोस्ट की जाएगी, तो इसके साथ इसको भेज दिया जाएगा। अब यहाँ पे ये तो हो गए लेट लेटर्स की, इनके ऊपर आपने क्या किया कि जो निर्धारित समय था डाक को बंद करने के लिए उस समय तो आप नहीं आए, लेकिन उसके बाद जो आपको अनुमति दी जाती है समय की कि आप उसके भीतर पोस्टेज चार्जेस और लेट फीस का भुगतान करके लेखों को पोस्ट कर देते हैं, तो वो आप करते हैं। ठीक है, लेट फीस का भुगतान भी कर देते हैं, पोस्टेज चार्जेस का भुगतान भी कर देते हैं। उसके बाद जो लेख हो जाएगा उसको कहा जाएगा लेट लेटर, विलंबित पत्र। सेकंड आपके पास टू लेट लेटर्स, अति विलंबित पत्र, दोज पोस्टेड विद इन सच इंटरवल बट विदाउट हैविंग बीन फुली प्रीपेड विद पोस्टेज एंड लेट फीस। अब ये जो टू लेट लेटर्स होंगे, अति विलंबित पत्र होंगे, ये वो वाले पत्र होंगे जिनको उसी निर्धारित समय के बाद, ठीक है, मतलब जो 1 और 2 बजे के समय आपको दिया जाता है इसमें आप पोस्ट कर सकते हैं, उसी समय में आप इसको पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं, विदाउट हैविंग बीन फुली प्रीपेड, आप इनका पूरी तरह से भुगतान नहीं कर रहे हैं, या फिर जो भी पोस्टेज चार्जेस या लेट फीस है आप उसका पूरी तरह से भुगतान नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में इन लेटर्स को क्या कहा जाएगा, अति विलंबित पत्र कहा जाएगा। मतलब एक तो पहले आप लेट उनको पोस्ट कर रहे हैं, दूसरा पोस्टेज चार्जेस और उसके ऊपर जो लेट फीस बनती है 1 और 2 बजे के बीच में वो भी नहीं दे रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा, टू लेट लेटर कहा जाएगा। और अगर आप दे देते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, लेट लेटर कहा जाएगा। बस इतना सा फर्क है। सच आर्टिकल्स स्टैम्प्ड, लेकिन यहाँ पे और इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि आपके जो अति विलंबित पत्र होंगे ऐसे पत्रों पर एक मोहर लगाई जाती है जिसको कहा जाता है डिटेन्ड लेट फी नोट पेड। इंपॉर्टेंट है, टू लेट लेटर्स के ऊपर कौन सी मोहर लगाई जाती है, डिटेन्ड लेट फी नोट पेड वाली स्टैंप लगाई जाती है, एंड डिटेन्ड टिल नेक्स्ट डिस्पैच, और इनको अगले प्रेषण तक रोककर रखा जाता है। ठीक है, इनको अगले प्रेषण तक रोककर रखा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इनको कब तक रोक के रखा जाता है, कि अगले दिन तक रोक के रखा जाएगा, नहीं, इनको अगले प्रेषण तक रोक के रखा जाता है। आगे चलते हैं, आगे आपके पास मिससेंट एंड मिसडायरेक्टेड आर्टिकल्स। मिससेंट मतलब जो गलत भेजे गए लेख होते हैं, मिसडायरेक्टेड जो गलत निर्देशित होते हैं। तो मिससेंट की बात करें, आर्टिकल्स एरोन्यूसली फॉरवर्डेड बाय एन ऑफिस टू एन ऑफिस अदर देन ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन और बाय अ रूट अदर देन प्रेस्क्राइब्ड वन। तो कोई भी ऐसी डाक वस्तु जिसे किसी कार्यालय के द्वारा गलती से उसके डेस्टिनेशन या उसके गंतव्य कार्यालय की बजाय किसी अन्य कार्यालय को से भेज दिया जाए, उसको मिससेंट आर्टिकल कहा जाता है। या फिर जो निर्धारित एक रूट था उस रूट की बजाय किसी अन्य रास्ते से उसको भेजा जाए, तब भी उसको मिससेंट कहा जाता है। मान लीजिए एक ऑफिस है, ऑफिस ऑफ पोस्टिंग, ये ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन है, ये कोई
वो तीसरा पोस्ट ऑफिस है। अब यहाँ से ले को पोस्ट किया जाना था, लेकिन इसने क्या किया, गलती से भेजना इसको था, लेकिन भेज किसको दिया, गलती से इस कार्यालय को भेज दिया। तो इसको क्या कहा जाएगा, मिसेंट आर्टिकल कहा जाएगा। वहीं पे जो निर्धारित मार्ग से भेजना चाहिए था, लेकिन ये क्या भेजता है, इस मार्ग से इसको भेज देता है, तब भी इसको मिसेंट आर्टिकल कहा जाएगा, गलत भेजा गया ले कहा जाएगा। वहीं पे मिसडायरेक्टेड आर्टिकल की बात करें, इनकरेक्ट डेस्टिनेशन हैज बीन रिटन इन इंग्लिश बाय ऑफिस ऑफ पोस्टिंग, पोस्टिंग कार्यालय के द्वारा अगर उस ले के ऊपर गलत इंग्लिश में पता लिख दिया जाता है तो उसको क्या कहा जाएगा, मिसडायरेक्टेड कहा जाएगा, गलत निर्देशित कहा जाएगा। अब मान लीजिए क्या हो गया, किसी ले के ऊपर कोई भी लोकल लैंग्वेज में पता लिखा हुआ था, ऑफिस ऑफ पोस्टिंग ने उसको कन्वर्ट किया इंग्लिश में। अब भेजना था वो पंजाब को, जब ओरिजिनल एड्रेस लिखा वो किसका था, पंजाब का, लेकिन गलती से क्या हो गया, जब इंग्लिश में उसको कन्वर्ट किया तो उसमें लिख दिया बिहार का एड्रेस। अब ऐसी कंडीशन में एड्रेस जो बिहार का लिखा हुआ है, लेख तो बिहार को चला जाएगा, लेकिन भेजना कहाँ को था, वो पंजाब को भेजना चाहिए था। अब इसमें गलती क्या है, इसमें गलती है कि जो पता लिखना था, जो कन्वर्ट करना था, उसको गलत कर दिया। अब गलत पता उसके ऊपर लिखा हुआ है तो लेख तो उसी गलत पते के ऊपर जाएगा, मतलब जो पता लिखा उसके हिसाब से लेख सही जगह पे पहुंचा है, लेकिन वो अपने डेस्टिनेशन के ऊपर नहीं पहुंचा है, तो इसका मतलब उसको गलत निर्देशित कर दिया, गलत निर्देश दे दिए, इसलिए वो गलत जगह पे चला गया। लेकिन लेख की तो इसमें कोई गलती नहीं है, गलती किसकी है, जिसने उसके ऊपर गलत पता लिखा, तो इसको कहा जाएगा मिसडायरेक्टेड, कि इसके ऊपर जो एड्रेस है वो गलत लिख दिया था। आगे चलते हैं और लास्ट ही आज का है ट्रायल कार्ड के बारे में। ट्रायल कार्ड, आजमाइश कार्ड जो होता है, ये क्या चीज़ होती है, ट्रायल कार्ड्स आर सर्विस पोस्ट कार्ड, तो ये एक सेवा पोस्ट कार्ड होते हैं। और यहाँ पे आपका M26A इसको कहा जाता है, आपको मैं PDF में सही करके दे दूंगा, M26A इसको कहा जाता है। एम्प्लॉयड फॉर पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द अल्टरनेटिव एडवांटेज ऑफ अल्टरनेटिव मेल रूट्स और कोज ऑफ डिटेंशन ऑफ आर्टिकल्स। अब इसका उपयोग जो है वो क्यों किया जाता है, इसका इस्तेमाल वैकल्पिक डाक मार्गों में होने वाले सापेक्ष लाभ का अंदाज लगाने या फिर वस्तुओं के पहुंचने में होने वाली देरी का कारण जानने के लिए किया जाता है, कि वस्तुएं जो है वो क्यों देरी से पहुंच रही हैं, कहाँ पे उनको ज़्यादा समय के लिए रोका जा रहा है। ऐसी कंडीशंस को पता लगाने के लिए आजमाइश कार्ड, ट्रायल कार्ड का यूज़ किया जाता है। ऑन बैक ऑफ कार्ड फॉलोइंग कॉलम्स आर प्रिंटेड। अब ये जो कार्ड होता है, इसकी बैक साइड में, पीछे वाली साइड में कुछ कॉलम्स होते हैं, प्रिंट किए जाते हैं। कौन कौन से, सोर्स ऑफ रिसिप्ट, प्राप्ति का स्रोत, रिमार्क और मिसकनेक्शन, कैफियत और संयोजक। आगे चलते हैं, अप संयोजक आएगा, ठीक है, मिसकनेक्शन अप संयोजक, कनेक्शन तो हो जाएगा संयोजक, ठीक है। मैनर ऑफ डिस्पोजल, निपटान करने का तरीका, कि आपका ये ट्रायल कार्ड कैसे इसका निपटान करना है। डेट स्टैंप ऑफ ऑफिस और सेक्शन, अनुभाग और कार्यालय की दिनांक मोहर, साइन ऑफ हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्ट मास्टर और सुपरवाइजर, उसके बाद आपके प्रधान छंटाई सहायक, पोस्ट मास्टर और सुपरवाइजर के साइन। तो इन सभी चीज़ों के लिए इसके पीछे कॉलम बनाए जाते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसके पीछे भरनी होती हैं। कॉलम्स शुड बी केयरफुली फिल्ड बाई हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्ट मास्टर और सुपरवाइजर ऑफ ईच ऑफिस और सेक्शन हैंडलिंग द कार्ड। उसके बाद इसके पीछे जितने भी कॉलम्स होते हैं उनको ध्यानपूर्वक प्रधान छंटाई सहायक के द्वारा, पोस्ट मास्टर या सुपरवाइजर के द्वारा, तो जो जो अनुभाग इस कार्ड को हैंडल करेगा, उस अनुभाग या कार्यालय का जो भी हेड होगा, ऑफिसर इंचार्ज होगा, चाहे वो HSA हो, पोस्ट मास्टर या सुपरवाइजर हो, वो ध्यान से इन सभी कॉलम्स को भरता है। ऑन रीचिंग डेस्टिनेशन, पोस्ट मास्टर नोट डेट एंड आवर द मेल कन्वेइंग द कार्ड। तो जिस डाक के माध्यम से वो कार्ड प्राप्त हुआ है, वो कौन सी डाक से प्राप्त हुआ है, ठीक है, कौन से घंटे में, वो कौन सी तारीख में वो प्राप्त हुई है, इस चीज़ के बारे में भी उसके ऊपर नोट डाउन किया जाएगा। आगे डेट एंड आवर ऑफ डिलीवरी ऑफ कार्ड बिफोर द सेम इज रिटर्न इन सर्विस कवर टू द ऑफिस हु इशूज इट। अब इसको वापस करने से पहले इसके वितरण का समय और डेट इसको भी लिखा जाएगा। अब जब इसको वापस भेजा जाएगा तो कैसे भेजना है, सर्विस कवर में भेजना है। किसको भेजा जाएगा, जिस ऑफिसर ने या जिस अधिकारी ने इसको जारी किया था। कार्ड शुड बी फॉरवर्डेड बाय द रूट इफ एनी मार्क देने। तो देखो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि अगर कार्ड के पीछे कोई मार्ग निर्धारित किया गया हो तो क्या उसको वापस उसी से फॉरवर्ड करना चाहिए। बिल्कुल, अगर उस कार्ड के पीछे कोई मार्ग निर्धारित किया है तो उसी के माध्यम से उसको आगे फॉरवर्ड किया जाना चाहिए। शुड नॉट इंक्लूड इन एनी स्टेशन बंडल। आपके जो ट्रायल कार्ड होते हैं इनको कभी भी स्टेशन बंडल में डाल के नहीं भेजना चाहिए। स्टेशन बंडल क्या होते हैं, जिस भी कार्यालय या जिस भी अनुभाग के लिए इनको बनाया जाता है उस कार्यालय अनुभाग के द्वारा इनका निपटान किया जाता है, तो इनको आपने नहीं भेजना क्योंकि वो तो डायरेक्ट चले जाएंगे, तो इसलिए आपने कभी भी स्टेशन बंडल में डाल के ट्रायल कार्ड को नहीं भेजना है। तो ये थी वॉल्यूम 5 की डेफिनेशंस, यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, ड्यू मेल और अनयूजुअल मेल के बारे में यूं तो हमने ये कर लिया, सभी में आया ड्यू मेल कौन सी, अनयूजुअल मेल, और सभी के बारे में डिटेल में भी किया, लेकिन एक बार फिर से लिस्ट में देख लेते हैं। मेल बैग्स, ड्यू मेल में सबसे पहले मेल बैग आ जाते हैं, डाक थैले
तो आपने एसओ में देखा होगा, एचओ में देखा होगा, डेली आपको ये प्राप्त करने को मिलते ही मिलते हैं। ट्रांजिट बैग पारवन थैली, ये तो आज की वीडियो में हमने किया, ये ड्यू मेल में आ जाता है। अकाउंट बैग जो होता है, ठीक है, एसओ और किसके बीच में यूज होता है, एचओ के बीच में इसका उपयोग किया जाता है। तो एसओ क्या भेजता है एचओ को, एचओ क्या इसमें डाल के एसओ को भेजता है, ये सारी चीजें, और ये डेली बनाया जाता है, तो इसलिए ये भी क्या आ जाएगा, ड्यू मेल में आ जाएगा। बीओ बैग्स, रजिस्टर्ड पैकेट बैग। अब यहाँ पे देखो रजिस्टर्ड पैकेट बैग यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, तो ये मैंने तब भी आपको समझाया था जब हमने रजिस्टर्ड पैकेट बैग के बारे में पिछली वीडियो में क्या था कि जब भी आपका रजिस्टर्ड पैकेट बैग प्रेस्क्राइब किया जाएगा, निर्धारित किया जाएगा, तो अब निर्धारित है तो आपको उसे बंद करना पड़ेगा, और बंद करना पड़ेगा तो इसका मतलब ये किसमें आ जाएगा, ड्यू मेल में आ जाएगा। अगर ये नोट प्रेस्क्राइब्ड है, निर्धारित नहीं है, तो जब इसकी जरूरत होगी, आवश्यकता होगी, तभी इसको बनाया जाएगा, तो ये अनयूजुअल मेल में आ जाएगा। उसी तरह से रजिस्टर्ड बैग टीडी एंड अनटीडी बैग, अनरजिस्टर्ड फर्स्ट क्लास टीडी एंड अनटीडी बैग, तो ये सारे आ जाएंगे आपके ड्यू मेल में, अपेक्षित डाक में। दूसरी तरफ अनयूजुअल मेल की बात करें, अनियत डाक की बात करें, इसमें पार्सल बैग आ जाएगा, जब आवश्यकता होगी तभी बनाया जाएगा। पैकेट बैग, उसके बाद आपके पास कैंप बैग, स्पेशल बैग और रजिस्टर्ड पैकेट बैग अगर निर्धारित नहीं है तो ये सारी चीज़ें किसमें आ जाएंगी, अनयूजुअल मेल में आ जाएंगी। आगे चलते हैं, नोट ड्यू बैग्स, तो ये लेवल्ड बंडल है, रजिस्टर्ड बंडल है, इंश्योर्ड बंडल है, पार्सल बैग, कैश बैग, स्पेशल बैग, कैंप बैग, एयरमेल बैग, स्पीड पोस्ट बैग, और इन सभी के बारे में हम कर भी चुके हैं। ये ड्यू मेल में नहीं आते, अब तो आपको आसानी से पता चल जाएगा, क्योंकि ये बनाए तभी जाएंगे जब इनकी आवश्यकता होगी, तो ये ड्यू बैग में नहीं आएंगे। तो अब आप इनको आराम से इनकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और इंश्योर्ड बैग के बारे में भी हमने किया था, पिछली वीडियो में ही हमने किया। इंश्योर्ड बैग है, इंश्योर्ड लेटर बैग है, ठीक है, इंश्योर्ड बंडल है, सभी में बहुत ज़्यादा फर्क है, वो मैंने तब भी बोला था। और इंश्योर्ड बैग के क्योंकि एक कवर देता है आपके इंश्योर्ड पार्सल वगैरह को, ताकि उनको संचारण में या फिर ट्रांसमिशन में अधिक सुरक्षा प्रदान की जाए, तो यही काम इसका होता है। तो ये ना तो आपके ड्यू मेल में आता है और ना ही अनयूजुअल मेल में आता है, ठीक है, ना ही अपेक्षित और ना ही अनियत डाक में ये आएगा। और लास्ट में बैग टाइप एब्रीविएशन, और इसमें कौन से कॉन्टेस्ट नहीं आएगा, यहाँ पे कंटेंट्स आएगा, कौन सी चीज़ें आप भेज सकते हैं ये आप एक बार खुद पढ़ लेना, क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कैंप बैग, स्पेशल बैग, ये वो जो भी है, इनमें कौन सी चीज़ें भेजी जाएंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में उस चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब तो पोस्टमैन के लिए भी ये सारी डेफिनेशंस है, तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से कर लेनी है। रेगुलर क्लासेस के लिए आप स्क्रीन पे 2 नंबर पे मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे देखो आपके ये वाले शुरुआत वाले नहीं, लेकिन जो लास्ट वाली हमने आज की वीडियो की है, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो साथ में से ये लगा के रखना कि भाई आपके 3 या 4 क्वेश्चन जो है आज की वीडियो में से ही आने वाले हैं, तो उसी हिसाब से लास्ट वाली वीडियो को करना है। और बाकी भी अगर आप समझ के करेंगे तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, थोड़े कन्फ्यूजिंग से है लेकिन इतने भी मुश्किल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।